का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। वो खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर कबीरा, ना कहूँ से बैर। हाय मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बेहद उमस में आप मौजूद हैं, ये कम बहादुरी का काम नहीं है, बहुत उमस, लेकिन उस सब के बीच में आप यहाँ पे मौजूद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। ये शो आपसे सजता है और ये सिर्फ मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, चाहे वो सामने बैठे हो और चाहे यहाँ मेरे बगल में खड़े हुए लोग हों, सबसे सजता है, तभी ये सुंदर बनता है। क्या नाम आपका? वीरेंद्र प्रताप से। तो क्या हुआ, कुछ उतरा हुआ है चेहरा आज? हैं? क्या हो गया? कुछ नहीं। चेहरा काहे उतरा है? अरे अंदर आइए, आप अंदर आ जाइए मेरे पास, अंदर आइए। कहां से आना हुआ? अरे इधर, अरे सीधे। हाँ जी, आपने अंदर बुलाया, चले आए सर। यही हो रहा है, उन्होंने कहा कि गठबंधन में आइए, कुर्सी नहीं दी जा रही है अभी। तो 26 एक तरफ है, कहाँ गए? 26 में है कि 38 में है? किधर हैं आप? 26 वाले में है कि 38 वाले में है? अच्छा, किसमें है? 26 में। हाँ जी, 26 इंडिया में है। तो बैठो जाके वहां पे। कहाँ? अरे रुको, इतनी जल्दी है यार। नाम क्या है? वीरेंद्र प्रताप। अरे आगे आइए वीरेंद्र जी, अभी आपको कुर्सी दिलवाता हूं मैं। इधर आइए। अरे इधर, आप डर भी रहे हो और 26 में भी हो, पास में आओ, डरो नहीं। तो कुर्सी चाहिए? अरे बोलो ना, हाँ कि नहीं? हम क्या करेंगे? फिर किसके लिए चाहिए? नेता के लिए मांग रहे हो? नेता कौन है आपके? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। तो कैसे मिलेगी कुर्सी? जब सही कार्य करेंगे तो मिलेगी। सही कार्य करेंगे, और कॉपी कौन जांचेगा? सही
हाँ? कॉपी कौन जांचेगा? कॉपी कौन जांचेगा? जनता जांचेगी। तो नाम क्या हुआ? वीरेंद्र प्रताप। अरे नहीं, नेता का, केजरीवाल। हाय, देखो डर जाता रहा आपका, चेहरा खिल गया आपका कमल की तरह। तुम लोग ऐसा ताली बजाते हो जैसे कमल जो है आप ही का है, बस और किसी का नहीं है, सबका है। तो क्या करोगे आज आप? अब आ तो गए कुर्ता उर्ता पहन के, तो करो मेरे साथ शो आज। है? अरे आओ महाराज, बैठो, जय हो। तो जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ कराता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब अध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम समाज, पसमानदा, हाँ मैंने यही बोला। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, आर्थिक मामलों के जानकार। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुशील भट्ट जी भी आए बहुत दिनों बाद हल्द्वानी से, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और नवल उपाध्याय जी जो लगभग 1.5-2 महीने के बाद आए। पिताजी की इनकी तबीयत नहीं ठीक है, फालिस गिर गया था, उसके तुरंत बाद शो के बाद ये चले गए थे। अब कैसी तबीयत है उनकी? कल पूछ नहीं पाया आपसे। सर अभी आराम नहीं हुआ है, बस दवाई चल रही है, लेकिन शो के बाद आपसे बात करेंगे। और कामना करते हैं कि आपके पिताजी का स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक हो। बहुत अच्छी बात। कहाँ से आना हुआ आपका? बिहार, दिल्ली में ही रहता हूँ मैं। नहीं हो तो आप बिहार के, ये तो मुझे मालूम है, जिस हिसाब से चल रहा था मामला। कहाँ बात कर रहे थे? मेरा फ्रेंड का कॉल है। फ्रेंड तो मतलब कौन? फ्रेंड मतलब कौन? बॉयफ्रेंड सर। तो आधे लोग हैं किधर और आधे लोग हैं किधर, यही आज बातचीत का सिलसिला है। इंडिया वर्सेस एनडीए हो रहा है। लोगों ने कहा कि एनडीए और, हाँ जी, एनडीए और इंडिया, यही है आज 24 में किसका पलड़ा भारी रहेगा, इस पर बातचीत का सिलसिला है। कुछ बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोली है, कुछ बातें विपक्ष ने बोली हैं, और विपक्ष ने कहा है कि बैंगलोर में हम मिले हैं और बहुत जल्दी ही हम मुंबई में मिलेंगे। जी जवाब साहब बोलना चाहते? जी मैं कह रहा हूँ एनडीए का नाम 9 साल में पहली बार सुना, ना भारतीय जनता पार्टी का नाम सुना। तो हमने तो नाम मोदी सरकार का सुना था, लेकिन आज आपको इंडिया वर्सेस मोदी जी करवाना चाहिए थे, भारतीय जनता पार्टी। ये इंडिया वर्सेस एनडीए क्यों करवाया जा रहा है? हाँ, क्योंकि 26 के जवाब में 38 खड़े हो जाते हैं, और यही हो रहा है जो शुरुआत में हुआ। जो 26 आता है वो बाद में 26 गिनता, पहले कुर्सी ढूंढने लगता है। अरे यही तो हम कहते हैं, मोहब्बत का दाव जरा अधीर रंजन चौधरी के दिल में भी डाल दीजिए, और पंजाब के रंधावा जी के दिल में डाल दीजिए, शौकत राय के दिल में डाल दीजिए। ये मोहब्बत का दांव है, कांग्रेस ने लगाया। विरोधी उड़ता नहीं, उड़ जाता है। खड़े होइए, अरे खड़े होइए, खड़े होइए। अब आप तो आ गए हो, ले लियो बयाना कि यहीं बैठेंगे। अब बैठ रहे हैं, अब इधर बैठना है कि उधर जाना है वापस? बाहर जाना। यही हुआ, कहने लगे कि हमको गठबंधन में शामिल कर लीजिए। कुछ लोग आ गए गठबंधन में, अब कह रहे हैं हमें छोड़ दीजिए, हमको वापस जाना है। अरे यहीं रहना है या वापस जाना है? यहीं पे खड़े रहेंगे। हाँ, तो ये आग का दरिया है, तैर के जाना। किधर है? भारत सरकार के साथ है। अभी केजरीवाल था, अभी भारत सरकार। अभी देखिए क्या क्या जवाब देंगे आप। और आज के बाद न तो कुर्ता पहनेंगे, न पैजामा पहनेंगे, और उसके बाद क्या क्या पहनेंगे ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये नहीं पहनेंगे आप। क्योंकि आज आप कहाँ आए हैं? कहाँ आए हैं? भैया जी ये भी भुला गए हैं कि आए कहाँ आया। वेट ए मिनट जी, जनाबे आली। प्रतीक जी, आपने इंडिया वर्सेस एनडीए कहा, हमें गौर करना चाहिए इनके शब्द पे। इंडिया का फुल फॉर्म क्या है इनके लिए? आई मिस, इनके लिए इंदिरा इक्वल टू इंडिया था। एंड नेशनल की बात करते हैं, एंटी नेशनल का मनोबल यही बढ़ाते हैं। डी फॉर डेमोक्रेटिक ये कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या इन्होंने की है। और उसके बाद आई फॉर इंक्लूसिव। आई, आप देखिए बीच में बोलेंगे ये अपने डिबेट का प्रणाली, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए लोकतंत्र की हत्या है। ये प्रतीक जी मैं दे दूंगा
मैं दे दूंगा, आराम से दे दूंगा। डिबेट अभी खुला है, जवाब तर्क आपको मिलेगा। उसके बाद आई फॉर इंक्लूसिव कहते हैं, जोधपुर में महिला का बलात्कार होता है और इनके मुख्यमंत्री कहते हैं आप किस विचारधारा से आती है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, अलायंस की बात इन्होंने कही, इन्होंने गठबंधन में केवल परिवार बंधन किया है। और परिवारवाद की बात में मैं बताता हूँ, मैडम ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है, आप प्लीज जाइए। आपने, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल जी। कहाँ से आना हुआ? भैया हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आए। अरे एक समय था हिंदुस्तान की राजनीति वहीं से तय होती थी, प्रयागराज से हैं, लेकिन आज आवाज दबा दिया गया है। नहीं दबा, आवाज कैसे दबा? एक पूर्व आईपीएस जो है गेट पर धरने में बैठा है सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक पूर्व आईपीएस जिसका नाम अमिताभ ठाकुर है, जिससे कि परिचय का मोहताज नहीं है, वो आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गेट पर धरने पर बैठा है। मैं जरूर बात करूंगा आपसे, मैं लौटता हूं। ऑफ कोर्स यू विल कंप्लीट। परिवार एक मिनट नहीं, मैं एक चीज कहता हूं, मैं आपको पहले बोलना है, प्लीज कंप्लीट, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं बोलना दीजिए। राजनीतिक में तंज जायज है और मैंने तंज कसा है। दूसरी बात, परिवारवाद की जब हम बात करेंगे, ये लोग सब दिमाग में सोचेंगे पंकज सिंह जी कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है और कौन है। तो सुनिए कौन है परिवारवाद। पता है प्रतीक जी क्या होता है? आज 20 साल से ऊपर से आप ये शो कर रहे हैं, न्यूज 18 में भैया जी कहीं कह रहे हैं, आपके घर के बच्चे भी भैया जी कह सकते हैं, ये परिवारवाद नहीं है। लेकिन आपके बच्चे ही भैया जी कहेंगे, ये परिवारवाद है। मैंने तय कर दिया है कि बस मैं ही करूंगा भैया जी, उसके बाद कोई नहीं करेगा भैया जी। ना, कुछ और काम करना है, ये भैया जी नहीं करना है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मुनज्जा। मुनज्जा, वाह क्या आपका तलफ्फुज़ है, बहुत साफ। कहाँ से आना हुआ? वही मार्केट से आ गया। आए हाय मेरा बच्चा, क्या बात है। तो क्या लिया मार्केट से आज? कुछ नहीं मिला, फिर आ गया। कुछ नहीं मिला तो फिर आ गया। कहाँ से आना हुआ? हम तो वैसे अफगानिस्तान से। वो तो मैं समझ गया था। जैसे इन्होंने, मैं पूछा कि आप कैसे समझ गया, तो जब इन्होंने बोला मैं समझ गई, के बोला समझ गया, तो मैं समझ गया कि आप अफगानिस्तान का। हिंदी का जो लिंग है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं जानता हूं, तो इन्होंने कहा तो मैं समझ गया। तो कैसे इधर मार्केट में आए थे? हाँ जी, हाँ। तो कुछ समझ में आता है थोड़ा थोड़ा जो ये बात चलता है? समझ तो पूरी तरह आती है, लेकिन बात करने के लिए थोड़ा दिक्कत है। बात करने के लिए थोड़ा दिक्कत है। तो अफगानिस्तान में किस जगह से हैं आप? मेरे प्रोड्यूसर कान में बार बार कह रहे यहाँ पे गठबंधन बनना, इनको अफगानिस्तान की पड़ी हुई है। देखो मेरे भाई, मुझे शो करने दो, मैं शो ऐसे ही करूंगा। ये चुनाव अपने समय पे होंगे, मुझे बात करने दो। जनता मेरे पास आती इलाहाबाद के गेट से लेके अफगानिस्तान तक, तो मैं बात सारी करूंगा, ऐसे नहीं हो। जी आपका नाम तो पूछा ही नहीं मैंने। नरगिस, वाह बहुत अच्छा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। ख्याल एकदम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जी नरगिस, कैसे आना हुआ इधर और कुछ कहना चाहती हैं? कहना तो नहीं चाहती हूँ, बस खुश रहिए आप। और मार्केट आई थी, कुछ सामान काम थी, देखा बहुत अच्छी प्रोग्राम चल रही थी। कितना साल हो गया इंडिया में? 4 साल हो। 4 साल इंडिया में हो गया रहते हुए। अच्छा क्या लगा इंडिया में जो आप कह सके कि इसको अगर मन करे तो रुमाल में बांधकर काबुल ले जाएं? ऐसी कौन सी चीज अच्छी लगी? मतलब मौसम के बगैर सब अच्छा लगा। मौसम के अलावा सब अच्छा लगा? हाँ जी, हाँ। क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है, हाँ। गर्मी बहुत ज्यादा है, हाँ। और हम लोग हमेशा वहाँ ठंड में रहते हुए, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम। और बाकी सब अच्छा लगा? सबसे ज्यादा, अब मैं एक सवाल और पूछूं, सबसे ज्यादा दिल के करीब क्या लगा? लोगों का प्यार। यही है और यही प्रोड्यूसर साहब, मैं आ रहा हूं, यही इंडिया है, मैं आ रहा हूं। और प्रोड्यूसर साहब, मैं यही खोजते हुए आया था, नरगिस ने भी मुझे बताया और मेरे समझ में आया, यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान का प्यार है। इन्होंने कहा कि मौसम के अलावा मुझे सब कुछ अच्छा लगा, क्योंकि उमस बहुत है, ह्यूमिड बहुत है, इस वक्त बहुत है। जी मैं दोबारा पॉलिटिक्स पे आना चाहूंगा। इन्होंने अलायंस ने नाम रखा है इंडिया, तो मैं सबसे, पूरी जनता से भी ये सवाल और सबसे आपसे ही पूछना चाहूंगा, ये सबको पता है या मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि इंडिया, ये जो अलायंस है, ये हारेगी 2024 में? ये मेरी सोच है। जनता हारेगी। क्या रिजल्ट आने के बाद ये हमें सुनना अच्छा लगेगा कि हमारा इंडिया हार गया? नहीं। तो इन्होंने, मुझे आपत्ति है इनके नाम पे,
आप कैसे रख सकते हो इंडिया नाम? कल को हारेगी तो आप बोलोगे इंडिया हार गया, हम नहीं सुन सकते। इसको कोई चैलेंज अभी तक मुझे लगता है इसको कोर्ट में किसी ने चैलेंज क्यों नहीं किया है, ये बहुत बड़ी बात है। नाम को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। मैं आ गया, कांग्रेस को देना चाहिए पहले मौका। कांग्रेस, मैं बड़े आराम से फिर शैलेंद्र जी के पास आऊंगा। तसल्ली रखिए, आपका शो जो है नरगिस भी देख रही हैं और जो सब अफगानिस्तान तक लोग देख रहे हैं, तो थोड़ा सा तसल्ली रखिए। चावला साहब, मैं आया आपसे, मैं आपसे भी आज बात करूंगा। पहले चावला साहब, मैं आपकी एक लंबी बीमारी से उठने के बाद कभी कभी शो में आ जाते हैं, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच सर। टोनी को सर, अगर आपका शो नहीं देखे तो रात में नींद ही नहीं आती। रात में नींद नहीं आती। देखिए साहब, नींद की दवा हूं मैं। आया जी, कांग्रेस एक अकेला सब पे भारी। अब कैसे आ गई फिर 38 की बारी? कहां से इकट्ठा कर लिए? क्यों हाथ जोड़ जोड़ के लेके आ रहे? 24 पार्टी तो ऐसी है जिनके पास एमपी नहीं है, जिनके पास एमपी नहीं है। इतने बुरे हालात एनडीए के आ गए हैं कि अब एनडीए को वापस 9 साल में एक मीटिंग एनडीए की नहीं हुई। लेकिन अब जिस दिन हमारी मीटिंग थी, इंडिया की मीटिंग थी, उसी दिन एनडीए को मीटिंग करनी पड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी का जो मैजिक है वो पूरी तरह से फेल हो गया है और भारत ने, इंडिया ने ये साबित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि अब जो जीतेगा तो इंडिया जीतेगा, एनडीए नहीं जीतेगा। जी जी, फाइन फाइन। तो मैं आया जी। भाई देखो, ऐसे करोगे मैं भी अकेला ही हूँ। नहीं, मैं भारी हारी नहीं हूँ। महज 78 किलो हूँ, भारी नहीं हूँ। मैं चुपचाप खड़े रहो जी। बिल्कुल जी, बोलिए। ये वो इंडिया की बात कर रहे हैं। मेरी देश की जनता ये देख रही है। आज भारत की जनता को ये फैसला करना पड़ेगा कि जो संविधान का गला घोट करके साहबानों के केस में देश के लोकतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, जिसने न्यायालय उस साहबानों को जो है न्याय दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में जाकर के सरिया लागू करने वाले इंडिया की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, लोकतंत्र की गला घोटने वाली कांग्रेस पार्टी आज लोकतंत्र की बात कर रही है। भारत की जनता को यह समझना पड़ेगा। एक मिनट, आप थोड़ा सा देखिए, आप बोलने दीजिए, उसके बाद सुनिए। मैं प्रतीक भाई, मुझे लग रहा है इंडिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे बहुत भारी पड़ रहा है। भाई राहुल गांधी ने जो फसल लगाई थी वो मोहब्बत की फसल लगाई थी और 2024 में वो बहुत लहलहा करके आगे जाने वाली है। और उससे पहले अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सेमीफाइनल बाकी है। मोहब्बत जीतेगी और 2024 में इंडिया जीत करके रहेगा। मैं एक बात, मोहब्बत जीते और जीते ही मोहब्बत, मैं ये चाहता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज डिबेट का डेकोरम बनाए रहिए और जो जहां पे मौजूद है उसे 1-2 कदम आगे पीछे जरूर कर लीजिए। लेकिन जिसको सीखना हो वो शैलेंद्र जी से सीखेगी कि धैर्य के साथ काक चेष्टा बको ध्यानम। वहीं खड़े हैं उसी जगह, तपस्या कर रहे हैं, मैं आऊंगा उसी जगह। जी जनाबे आली, आगे आइए। बस मांदा जी। भारत माता की, भारत माता की। मैं प्रतीक जी, आज मैं मोदी जी को सलाम करना चाहता हूं कि शायद इन 9 वर्षों में मेरा समाज जो 70 वर्षों में एक वक्त की रोटी की तरसता था, आज मेरा समाज 2 वक्त की रोटी भी खा रहा है और धन इकट्ठा कर रहा है। कैसे मैं बताता हूँ, ईंट पाथने वाला, लकड़ी से काम करने वाला, कपड़े बुनने वाला, कपड़े धोने वाला और भटियारा जो अनाज भूनता था, आज उसके लिए योजना लेकर आया है। आज मेरा समाज कहीं न कहीं 10% ऊपर आ गया है। 70 वर्षों में चला गया था खड्डे में, आज 10% ऊपर आ गया है। 35% लाभ मिलता है मेरे समाज को। पसमानदा समाज 24 में मोदी जी को तीसरी बार बनाएगा और मैं दावे से कह देता हूँ, मोदी जी को हराने वाले कोई नहीं है। इस देश के पसमानदा ने मन बना लिया है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। इनसे पूछिए माइनॉरिटी का बजट क्यों काट लिया गया। इनसे पूछिए जो बच्चों को जो कबड्डी खेलो। सुनिए, एजुकेशन का बजट काटा गया। डिबेट करने आते हो या कबड्डी का खेल खेलने आते हो? इनसे पूछिए एजुकेशन का बजट क्यों काटा गया। इनसे पूछिए स्वास्थ्य का बजट क्यों काटा गया। इनसे पूछिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप क्यों काटी गई। इनसे पूछिए पढ़ो प्रदेश करके स्कॉलरशिप क्यों काटी गई। तमाम ऐसी और पसमानदा समाज की बात करते हैं, बिल्कुल
बानो की याद नहीं आई, जकिया जाफरी की याद नहीं आई इनको। जी जवाब साहब, स्वास्थ्य का बजट काटा नहीं गया। देखिए मैं बताता हूँ, जवाब भाई अच्छा विश्लेषण करते, थोड़ी सी चूक रह गई। बकायदा स्वास्थ्य से लेकर कृषि से लेकर सबका फाइनेंशियल बजट बढ़ाया गया है, न केवल फाइनेंशियली दृष्टिकोण से भी। और दूसरी बात, इंडिया का इन्होंने जब प्रेस रिलीज किया था तो गौर से सुनिएगा, कई जगह इन्होंने मेंशन किया है I.N.D.I.A, अर्थात मैं प्रधानमंत्री बनूं तुम रुक जाओ, मैं प्रधानमंत्री बनूं तुम रुक जाओ, मैं प्रधानमंत्री बनूं तुम रुक जाओ। सब एक दूसरे को फुल स्टॉप लगा रहे हैं केवल सत्ता सुख के लिए। और मोदी जी ने बहुत खूब कहा, एनडीए के लिए नेशन फर्स्ट है, यूपीए और ये जो IN.DDR कर रहे हैं इनके लिए परिवारवाद फर्स्ट है, इनके लिए फैमिली फर्स्ट। स्वास्थ्य का बजट क्योंकि कल ही पढ़ रहा था, कुछ लेख पढ़ रहा था, तो 5.5 लाख करोड़ खर्च करते हैं। 5.5 लाख करोड़ बहुत ज्यादा नहीं हो, ज्यादा होना चाहिए, स्वास्थ्य का बजट ज्यादा होना चाहिए। मैं इसका पैरोकार हूँ। कहाँ से आना हुआ? सर मैं बिहार से। बिहार में कहाँ से? वैशाली डिस्ट्रिक्ट, गौतम बुद्ध के धरती से आया। तो कुछ बोलोगे कि बस ध्यान में रहोगे? सर मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि सर ये जो अभी के जो हमारा जो माहौल है, इसमें 3 चीज बहुत जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये पहले 3 चीज के बाद। तुम्हारी उम्र क्या है? 34 साल। और 34 साल तो इनकी पैदाइश हुई होगी लगभग 80 के आसपास, 80 के 89 में हुई। लेकिन हम तुमसे पहले के पैदा हैं। उस समय भी एक नारा आया था, रोटी, कपड़ा और मकान। आदरणीय रामविलास पासवान जी का नारा था जब। ना उससे भी पहले का नारा है ये, रोटी, कपड़ा और मकान। देखिए कांग्रेस ने जो गठबंधन बनाने की पहल की है, कितने देश में मेधावी चुनाव दिए हैं। हरदनहल्ली देवगौड़ा किसने सरकार घेरी, और चंद्रशेखर की सरकार की किसने घेरी, और जो गेरी मतलब जो ये कहते हैं गिराई। अरे भाई हमको बताना पड़ा, हिंदुस्तान में कई लोग हैं ना देखते हैं प्रोग्राम। गेरी मतलब ये यहीं के रहने वाले हैं, दिल्ली के। इतनी सरकारें गिराकर जनता ने मन बनाया, 140 करोड़ जनता ने। और जो एनडीए की बात करते हैं, 2014 में हरप्रीत बादल राज्य मंत्री, कृषि मंत्री बनाई थी, एनडीए घटक दल से बनाई थी। 14 में मैं ये सब समझ लूंगा, ये सब हम समझ लेंगे। ये सारे लोग आए हैं, हम ये सब समझ लेंगे। मुझे सिर्फ एक बात पूछनी तुमसे, नाम क्या? याद भूल गया मैं। पंकज भारद्वाज। पंकज भारद्वाज, क्या बजे यहाँ आ जाते हो कनॉट प्लेस में? मैं सर सुबह आता हूँ, LIC में काम करता हूँ। हाँ। और जब फ्री हो जाता हूँ आपका शो देखता हूँ। हाँ। और यहाँ पे डिबेट करता हूँ। मुझे ये बताओ, घर में सब कुछ थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो? देखिए घर पे मम्मी पापा 38 परिवार है। 38 लोग हैं उसमें? हाँ। मैं भी 38 हैं। इकट्ठे रहते हैं चार दीवारी के अंदर। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि थोड़ा ध्यान वहाँ ज्यादा लगाओ, और यहाँ दिमाग में लगाने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये राजनीति का शौक है बचपन से। फादर ने ऑटो चला के पढ़ाया है और राजनीति में आगे बढ़ाया आप लोगों ने। आपने बिठाने का मजबूरी आपका। तो ये जो लोग हैं ना, इनसे होशियार रहो। नरगिस अच्छा लग रहा? बहुत बढ़िया लग रहा। कुछ बोलने का मन हुआ? अच्छा तो लग रही है, लेकिन थोड़ा डर भी लग रही है अभी। डर लग रही है तो तुम डर लगने की कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ अंदर। उनकी तरह कुछ नहीं करेंगे सब, ठीक है? आपको तो डर नहीं लग रहा नरगिस की तरह? खड़े हो, डर तो नहीं लग रहा? अरे डर किस बात की? देखो डर नहीं लग रहा नरगिस। तो आप एक बात बोलिए, वक्त है, बोलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। अब आगे आइए, कहिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। और ये नरगिस बोल रही है काबुल से, वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खो, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा। इंडिया का मुकाबला एनडीए का भारत करेगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी एकता पर जोरदार हमला किया और बेंगलुरु में जुटे विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जो विपक्षी पार्टियां बेंगलुरु में इकट्ठा हुई हैं, वो देश के विकास की राह का रोड़ा बनी है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष ने देश में जातिवाद फैलाया है और एक कविता के जरिए विपक्ष पर हमला किया। हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है।
यही नहीं, उन्होंने बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक को कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन बता दिया। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर यह हमला पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के उद्घाटन के मौके पर किया और बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक का जिक्र छेड़ दिया। इस बीच सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का नया नाम पसंद नहीं आया, क्योंकि बैठक में उन्होंने तर्क दिया इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस एनडीए की तरह सुनाई देता है। सूत्रों ने बताया कि नए नाम पर उन्होंने बेमन से सहमति जताई, क्योंकि राहुल ने उन्हें समझाया और इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के पीछे का मतलब समझाया। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही कहा जो उन्होंने बैठक में नीतीश से कहा था। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लेकिन खबर उड़ी कि नीतीश ने राहुल की बात पूरे मन से नहीं मानी, क्योंकि वो विपक्षी गठबंधन के नाम से नाखुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये नया नाम एनडीए जैसा सुनाई देता है। नाम तय होते ही ऐलान कर दिया गया कि विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होगी, जहां 11 सदस्यों वाली एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी में शामिल होने वाले सदस्यों के नाम भी मुंबई में ही बताए जाएंगे। यानी पहली बैठक पटना में और दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने के बाद अगला नंबर मुंबई का है, जहां विपक्ष आगे की रणनीति तय करेगा। मतलब वो राज्य जहां कुछ दिन पहले महाविकास आघाड़ी को बीजेपी ने जोरदार झटका दिया और विपक्षी एकता की अगुवाई करने वाले शरद पवार के भतीजे को एनडीए में खींच लिया। विपक्ष की बैठक खत्म होने के बाद खड़गे ने ऐलान किया कि 2024 के चुनाव की विपक्ष की तैयारी का अगला पड़ाव मुंबई होगा, जहां कोऑर्डिनेशन कमेटी पर चर्चा होगी और तय किया जाएगा कि कमेटी के 11 सदस्य कौन कौन होंगे। हालांकि मुंबई की बैठक की तारीख का ऐलान बाकी है। इससे पहले बेंगलुरु में हुई विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी पर बीजेपी ने सवाल उठा दिया, क्योंकि पटना में हुई बैठक में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव शामिल हुए थे, लेकिन इस बार दोनों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बने और बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बिना वहां से निकल गए, जिस पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने सवाल उठा दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में सवाल पूछा कि नीतीश और लालू प्रसाद यादव संयोजक नहीं बनाए जाने पर नाराज तो नहीं, क्योंकि पटना की बैठक में दोनों ने पूरे जोश से हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उल्टा केवल मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को ही बोलने का मौका मिला। इंडिया, एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? यानी बेंगलुरु की बैठक में शामिल तो विपक्ष के 26 नेता हुए, लेकिन बैठक के बाद कुछ नेताओं ने ही अपनी बात रखी, जिनमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का नाम शामिल नहीं रहा। उधर दिल्ली पर मंडरा रहा बाढ़ के खतरे के बीच राहत भरी खबर ये सामने आई कि दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया, लेकिन राजघाट और शांतिवन इलाके से पानी निकालना अभी भी प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है, जिससे अब दिल्ली पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा काफी हद तक कम हो गया है। इससे पहले तक यमुना नदी के उफान की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, लेकिन अब दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 205 मीटर पर आ गया है। 7 दिन बाद यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आया। बीती 10 जुलाई को पहली बार यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर गया था, जिसके बाद आधी दिल्ली यमुना के बाढ़ के पानी में डूब गई थी। इधर यमुना नदी में आई बाढ़ के बीच दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में 22 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई, जिसके बाद एक बार फिर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने का खतरा मंडराने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बादलों का डेरा है, जो 22 जुलाई तक रुक रुक कर बरसते रहेंगे, जिससे यमुना नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने का खतरा मंडराने लगा। 22 जुलाई तक तेज बारिश दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हो सकती है। यमुना के जलस्तर पर भी असर पड़ सकता है। यमुना नदी के जलस्तर के बढ़ने की संभावना इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। मतलब ये कि दिल्ली में सैलाब का संकट अभी टला नहीं है। उधर दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे तो आ गया, लेकिन राजघाट और शांतिवन इलाके से पानी निकालना अभी भी प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके लिए राजघाट और शांतिवन इलाके से पानी निकालने का काम तेजी से जारी है और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भी इन इलाकों से पानी निकालने को प्राथमिकता बताया। हमारी प्रायोरिटी है कि राजघाट शांतिवन का जो एरिया है यहाँ से पानी को निकाल देना। पिछले दिनों यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद यहाँ पर कई फीट तक पानी भर गया था, जिसकी वजह से प्रशासन ने इन रास्तों को बंद कर दिया था। ये इलाके दिल्ली के सबसे व्यस्त यातायात वाले रास्ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पानी निकलने पर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई, जिसमें गंगोत्री हाईवे पर मनेरी के पास सामान ढोने वाली एक छोटी गाड़ी अचानक मलबा आने की वजह से गहरी खाई में गिर गई।
हालांकि उस गाड़ी के ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। वहां मौजूद किसी शख्स ने इस खौफनाक घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों ने बताया कि बारिश की वजह से गंगोत्री हाईवे पर मलबा आने लगा। सभी लोग जहां थे वहीं रुक गए, लेकिन सामान ढोने वाली इस छोटी गाड़ी का ड्राइवर मलबे को पार करके वहां से जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मलबे में उसकी गाड़ी फंस गई और सड़क के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई, जिसके बाद पहाड़ से पानी के साथ इतनी तेजी से मलबा आया कि उसने एक ही झटके में गाड़ी को नीचे धकेल दिया और वो पलटते हुए गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत ये रही कि हादसे से पहले गाड़ी का ड्राइवर उससे निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई। वहां बारिश ने पहले ही लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है, लेकिन बादल फटने से लोग दहशत में आ गए, क्योंकि बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब आया कि लोगों के घरों में पानी घुस गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक घर के पास से मलबे के साथ मटमैला पानी किसी झरने की तरह बहता दिखाई दिया। बादल फटने के बाद वहां ऐसा सैलाब आया कि एक होटल के 5 कमरे ढह गए, जिसके मलबे में 2 लड़के दब गए। हालांकि उन्हें बाद में सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन उस होटल का मलबा सड़क पर इकट्ठा हो गया, जिसमें एक गाड़ी फंस गई। भारी बारिश की वजह से पहले ही उत्तराखंड की कई नदियां उफान पर हैं, लेकिन वहां कई जगहों पर बादल फटने के कारण लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इस बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में डैम का गेट टूटने के बाद बिगड़े हालातों का जायजा लेने मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे। 1 हफ्ते पहले गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से डैम का एक गेट टूट गया था, जिसकी वजह से उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई और कई गांव गंगा नदी के बाढ़ के पानी में डूब गए। 1 सप्ताह बाद हरिद्वार के उस भीमगौड़ा डैम का निरीक्षण करने के लिए राज्य के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज वहां पहुंचे और गेट टूटने से बैराज को खतरा न होने की बात कही। जितना पानी फ्लो करे तो उतना पानी नीचे बह जाएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। वहां हो रही भारी बारिश की वजह से भीमगौड़ा डैम में गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था और उसके दबाव की वजह से बैराज का गेट नंबर 10 टूट गया था। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी में श्रीनगर डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की, क्योंकि अलकनंदा नदी खतरे के निशान को पार कर गई। बताया गया कि पौड़ी में अलकनंदा नदी पर बने श्रीनगर डैम से करीब 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। वहां से सामने आए वीडियो में नदी उफनाती नजर आई। घाट पूरी तरह एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। मॉनसून सत्र से पहले सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कई दलों के नेता हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसद के कामकाज पर हुई चर्चा। कल से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र। विपक्षी गठबंधन के नए नाम इंडिया पर भिड़े नीतीश कुमार और ममता बनर्जी। बेंगलुरु की बैठक में नीतीश ने जताया नाम पर ऐतराज। राहुल गांधी के समझाने पर भरी हामी। नीतीश का नाराजगी की खबरों से इनकार। नोएडा की सीईओ ऋतु महेश्वरी का तबादला, बनाई गई आगरा की कमिश्नर। कानपुर के कमिश्नर अमित गुप्ता को मिली नोएडा के सीईओ पद की जिम्मेदारी। में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं और कई घंटे की बारिश में हालात ऐसे हो गए कि वहां हर तरफ पानी पानी नजर आने लगा है और वहां पूरे शहर में मानो सैलाब उमड़ पड़ा। भीषण बारिश की वजह से पूरा राजकोट टापू बन गया और वहां की सड़कों पर खड़ी दर्जनों गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूब गई। लोग सड़क पर भरे कई फीट तक के पानी के बीच से गुजरते दिखाई दिए। कमर तक भरा पानी लोगों के घरों के अंदर घुस गया और ये बता पाना मुश्किल हो गया कि शहर के बीच में नदी पहुंच गई है या नदी के बीच में ही शहर बसा दिया गया है। अभी भी वहां पर लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने दक्षिणी गुजरात में अभी 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बने पोंग डैम से पानी छोड़े जाने से कई लोगों की जिंदगी मुसीबत में फंस गई और उन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने करीब 9 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, जिसमें कांगड़ा के इंदौरा और फतेहपुर इलाकों में उफनती ब्यास नदी का पानी घुसने की वजह से फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके लिए एसडीआरएफ की कई टीमें एक साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी और देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर वहां के कई गाँवों में फंसे करीब 55 लोगों की जिंदगी बचाई गयी। बताया गया कि पोंग डैम में पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से उसके गेट खोल दिए गए, जिसकी वजह से ब्यास नदी में अचानक से फिर से उफान आ गई और उसके बाढ़ का पानी आसपास के गांवों तक पहुंच गया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले काफी लोग बाहर नहीं निकल पाए और वहीं फंस गए थे। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर बादल डराने लगे। मंडी में कुछ दिन पहले हुई बारिश से उबर तक नहीं पाया था कि एक बार फिर वहां मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, क्योंकि मंडी में गरजते बादलों ने लोगों के दिलों को फिर से खौफ से भर दिया। वहां जैसे ही बरसात शुरू हुई, लोगों को कुछ दिन पहले वाली तबाही याद आ गई, क्योंकि कुछ दिन पहले भी वहां इसी तरह शुरू हुई बारिश ने कई दिनों तक रुकने का नाम नहीं लिया था, जिसके बाद मंडी के कई इलाके तबाह हो गए थे।
वहां कई लोगों के घर और दुकानों को तो बारिश का पानी अपने साथ बहा ले गया था और वहां दोबारा शुरू हुई बारिश के बाद एक बार फिर नदियां उफान पर आ गईं, जिसके बाद लोगों को चिंता सताने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला और यह आरोप लगाया कि विपक्ष नकारात्मक बातें फैलाता है, जबकि एनडीए सकारात्मकता का प्रतीक है। हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजेंडा पॉजिटिव है, भावना पॉजिटिव है और हमारा रास्ता भी पॉजिटिव है। जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान भी कर दिया कि अगले चुनाव में भी जीत एनडीए की ही होगी। जरा सुनिए। 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं। देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना है। प्रधानमंत्री ने यह भाषण दिल्ली में एनडीए की बैठक खत्म होने पर दिया। यह बैठक बेंगलुरु में विपक्ष की 26 पार्टियों की बैठक के बाद हुई, जिसमें 38 पार्टियां शामिल हुई, जिनमें चिराग पासवान और ओपी राजभर की पार्टी भी शामिल है। ओपी राजभर की कुछ दिन पहले ही एनडीए में वापसी हुई। दिल्ली में एनडीए की यह बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई, जिसमें गठबंधन में शामिल 38 पार्टियां शामिल हुई और उन्होंने एक साथ मिलकर 2024 की चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। यही नहीं, बैठक में अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हुए। यानी एक तरफ शरद पवार विपक्ष की बैठक का हिस्सा बने, तो वहीं दूसरी ओर अजीत पवार एंड कंपनी एनडीए की बैठक का हिस्सा बने। यही नहीं, बैठक शुरू होने से पहले बीजेपी नेताओं ने विपक्ष के नए गठबंधन पर ताबड़तोड़ निशाने साधे। बेंगलुरु में हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक में विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया, INDIA, इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा। यानी 2024 की चुनावी जंग एनडीए और विपक्ष के गठबंधन इंडिया से होगी, क्योंकि बेंगलुरु में हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक में यह नाम फाइनल हो गया। इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन का नाम यूपीए था, लेकिन बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक खत्म होते ही विपक्षी गठबंधन का नाम यूपीए से बदलकर INDIA, इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस हो गया, जिस पर बेंगलुरु पहुंचे 26 पार्टियों के नुमाइंदों ने मोहर लगाई। नेम इज गिवन and everybody is happy with this name. बेंगलुरु में एक दिन पहले विपक्ष की अनौपचारिक बैठक हुई थी। सूत्रों ने बताया कि ममता बनर्जी ने बैठक के पहले ही दिन विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने का सुझाव दिया था। हालांकि बीजेपी ने विपक्षी एकता के नए नाम पर तीखा हमला बोला। बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं पर विदेशों में देश को अपमान करने का आरोप भी जड़ दिया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के एक हिस्से को ही हथियार बना लिया। विपक्ष के नए गठबंधन का नाम बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष की जबान फिसल गई थी और वो इंडिया में ए की जगह एल बोल गए थे। बीजेपी ने वही वीडियो ट्वीट कर दिया। That is INDIL. बीजेपी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए यह भी लिखा कि जिस इंडिया को दुनिया भर में बदनाम करते फिरते हैं, आखिर में उसके नाम का ही सहारा लेना पड़ा। दूसरी तरफ सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि इंडिया का मुकाबला एनडीए का भारत करेगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी एकता पर जोरदार हमला किया और बेंगलुरु में जुटे विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जो विपक्षी पार्टियां बेंगलुरु में इकट्ठा हुई हैं, वो देश के विकास की राह का रोड़ा बनी है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष ने देश में जातिवाद फैलाया है और एक कविता के जरिए विपक्ष पर हमला किया। हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। यही नहीं, उन्होंने बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक को कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन बता दिया। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर यह हमला पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के उद्घाटन के मौके पर किया और बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक का जिक्र छेड़ दिया। इस बीच सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का नया नाम पसंद नहीं आया, क्योंकि बैठक में उन्होंने तर्क दिया इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस एनडीए की तरह सुनाई देता है। सूत्रों ने बताया कि नए नाम पर उन्होंने बेमन से सहमति जताई, क्योंकि राहुल ने उन्हें समझाया और इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के पीछे का मतलब समझाया। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही कहा जो उन्होंने बैठक में नीतीश से कहा था। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लेकिन खबर उड़ी कि नीतीश ने राहुल की बात पूरे मन से नहीं मानी, क्योंकि वो विपक्षी गठबंधन के नाम से नाखुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये नया नाम एनडीए जैसा सुनाई देता है। नाम तय होते ही ऐलान कर दिया गया कि विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होगी, जहां 11 सदस्यों वाली एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी में शामिल होने वाले सदस्यों के नाम भी मुंबई में ही बताए जाएंगे।
यानी पहली बैठक पटना में और दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने के बाद अगला नंबर मुंबई का है, जहां विपक्ष आगे की रणनीति तय करेगा। मतलब वो राज्य जहां कुछ दिन पहले महाविकास आघाड़ी को बीजेपी ने जोरदार झटका दिया और विपक्षी एकता की अगुवाई करने वाले शरद पवार के भतीजे को एनडीए में खींच लिया। विपक्ष की बैठक खत्म होने के बाद खड़गे ने ऐलान किया कि 2024 के चुनाव की विपक्ष की तैयारी का अगला पड़ाव मुंबई होगा, जहां कोऑर्डिनेशन कमेटी पर चर्चा होगी और तय किया जाएगा कि कमेटी के 11 सदस्य कौन कौन होंगे। हालांकि मुंबई की बैठक की तारीख का ऐलान बाकी है। इससे पहले बेंगलुरु में हुई विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी पर बीजेपी ने सवाल उठा दिया। मज़हब में यूं नाइक को बांटो, साझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो बड़ी खबर है इस वक्त वो ये कि इंडिया जो गठबंधन बना उसको लेकर रिपोर्ट दर्ज हो गई। यहां बातचीत हो रही थी, वहां पे बात हो गई। जी मैं आ रहा हूं, तमाम सारे लोगों से बातचीत करनी है। ट्यूबरकुलोसिस को लेकर भी जो पूरी एक लंबी सतत प्रक्रिया है, लड़ाई है, उसको भी लेकर यहां कार्यकर्ता मौजूद हैं। वो भी जो काम करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के इस कैंपेन में, मैं वो 2-4 दिन से लगातार आ रहे हैं और बहुत अहम बात है जो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, टीबी के बारे में कहनी है और वो नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन मैं जरूर पूरा स्वागत करता हूं। मैं बात करूंगा आपसे। जी शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, मैं तो बड़ा हैरान हूं कि आज इंडिया शब्द को लेकर इस तरह का जो है विमर्श हो रहा है। क्यों हो रहा है उसका मैं तार्किक जवाब देता हूं आपको। जो है ये लोग बड़ी संविधान की बात करते हैं, बड़ी प्रजातंत्र की बात करते हैं। एम्बलम एक्ट 2005 जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है भारतीय संविधान के अंदर कि आप इंडिया या भारत नाम का उपयोग नहीं कर सकते अकेले तौर पे। जो और मैं आपके माध्यम से देश के वरिष्ठ वकीलों से और चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि तुरंत इस पर संज्ञान लें और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, इन सब लोगों के खिलाफ। जी प्रतीक जी, इंडिया वो इंडिया के नाम पे नहीं है, इंडिया की पूरी परिभाषा दी गई है। इंडिया को ये नहीं, देखिए ये हमें कानून ना सिखाए, ये पहले अपने आप को देखे कि इंडिया का इन्होंने कहाँ कहाँ गलत इस्तेमाल किया है, हिंदुस्तान के नाम को कहाँ कहाँ बदनाम किया है। भारत की बात जो विदेशों में करे वो क्या भारत के हित के लिए काम कर सकता है? नहीं कर सकता। जो भारत के अपने घर की बात बाहर विदेशों में जाकर के बताए और विदेशी ताकतों के पास जाकर के बोले कि पाकिस्तान में नहीं गिरे था, जाकर के मणिशंकर अय्यर हमारी सरकार बनवाओ, भारत का मोदी करो। ये देश विरोधी पार्टी कांग्रेस पार्टी ये क्या भारत की रक्षा करेगी? प्रतीक जी, मोदी जी उसी दिन चुनाव हार गए थे 2024 का, जिस दिन एनडीए की मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि उन्होंने वोट जो है अपने
जी मैं सेकंड, एक सेकंड दो, उसके बाद क्या दिक्कत है भाई? ठीक ठीक। भारत का नाम भरत के नाम से भारत पड़ा। हाँ जी, आपका नाम? राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, गोरखपुर। हाँ ठीक, तो गोरखपुर वाले शुक्ला जी थोड़ा धैर्य रखो, पानी वानी पियो, फिर हम आते हैं जी, आराम से। जी 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 जी, वेरी क्विक। प्रतीक, आम आदमी पार्टी। प्रतीक जी, मैं जवाद भाई ने 9 साल में पहली बार इंडिया की बात। शुक्ला जी चुपचाप बस रहना। प्रतीक जी, जवाद भाई ने 9 साल में पहले एनडीए की बात कही, तो मैं बता देता हूं, प्यार जो होता है, मोहब्बत की दुकान की ये बात करते हैं प्रतीक जी, प्यार जो होता है जो सच्चा, वो सालों साल भी अगर कोई दूर रहता है ना तो दिल में बसा रहता है, और एक बार कॉल करो तो भी हाय हेलो अच्छे से करता है। इन्हें दिखाना पड़ता है, भाग जाता है, पकड़ के आ जाओ भाई, हम तुम्हारे पकड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो दिल में है, दिखाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी तो वो है, सुन लीजिए जवाद जी, भारतीय जनता पार्टी तो वो है जिसका कार्यकर्ता तपता है मनोबल के साथ, और दावे के साथ कहता हूँ आपके चैनल पे कि ऋषभ तिवारी भी इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। मनोबल इतना स्ट्रांग है, क्या विपक्ष के लोग बोल सकते हैं क्या? प्रतीक भाई, हमने नहीं 56 इंच का सीना बताया था, 56 इंच का सीना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया था। ऋषभ तिवारी अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन साहब अभी संसद का सत्र चालू होने वाला है और सवाल अब भी वही है, 20,000 करोड़ किसके हैं? जेपीसी कब कराएगी भारतीय जनता पार्टी? अडानी के साथ क्या रिश्ते हैं? चीन के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं डिबेट कराती? और अगर अभी चैलेंज की बात कर दूं, हो जाए एक डिबेट, एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी साहब खड़े हो और आप ही डिबेट कराइए, और एक तरफ राहुल गांधी साहब खड़े हो जाए दूध का दूध पानी। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी खड़े हो, एक तरफ राहुल गांधी साहब, और बातें ना दोहराया करो यार, और यहीं भैया जी कहीं में डिबेट हो, और उस दिन ईश्वर करे मैं कहूंगा बारिश हो जाए उस दिन। भैया कौन करा पाएगा? डिबेट हो पाएगी भला? लेकिन एक बात है कि 24 का चुनाव बड़ा रोचक होगा, 24 का चुनाव, इसमें दो राय नहीं, रोचक होगा। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, आप ही पे कमेंट करूंगी। टेलीप्रॉम्प्टर रहने दीजिएगा, तभी डिबेट करिएगा, क्योंकि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो मोदी जी 2 शब्द बोल नहीं पाएंगे। सर, ये बात करते हैं कि रिश्ता क्या अडानी का, 65,000 करोड़ अडानी राजस्थान सरकार में निवेश किया है, अडानी सासो गहलोत का रिश्ता क्या है? और सर सुन लो, मैडम आपको बीच में तकलीफ क्या है? ये सर लोकतंत्र दबाएंगी? नहीं, और दूसरी वही तो शुरू करिए 65,000 से, ये सजा है। अरे अडानी पूरा विपक्ष यहाँ प्रवक्ताओं को कहते हैं बात करो महंगाई की, बेरोजगारी की। 2 बिल संसद का सत्र अडानी के नाम पे आपने बर्बाद कर दिया। 50 मिनट मिले थे राहुल गांधी जी को, नरेंद्र मोदी जी को 50 मिनट मिले थे। सुनो, नहीं 50 मिनट मिले राहुल गांधी को, अडानी हमें बता 50 मिनट रिकॉर्ड देखो। अरे आपको, मुझे पता है आप राहुल गांधी की भी भाषा नहीं सुन पाते। बैठो यार, बैठो, आप भी बैठो, सारे लोग बैठ जाओ। ये नहीं, जवाद भाई नहीं उठेंगे, और कांग्रेस की प्रवक्ता से भी अनुरोध है कि वो अपनी जगह से नहीं उठेंगी, वरना पूरा टाइम यही मिल जाएगा इनको। जी, तकलीफ ये है कि जब जनता जवाब देने लगी तो फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं इमरजेंसी लगाने वाले। मुद्दे पे आइए, तुरंत बोलिए। अरे 65,000 करोड़ राजस्थान में निवेश किया अडानी, 1 लाख करोड़ के आसपास बंगाल में निवेश किया अडानी। ममता जी से पूछ लीजिए, और पूछ लीजिए अशोक गहलोत से। और विषय कहते हैं सर डिबेट का, 50 फिर शुरू हो गए। और सर ये कहते हैं आइडिया ऑफ इंडिया। अरे आइडिया ऑफ इंडिया इनका मैंने देखा, जब कोरोना से लड़ाई लड़ रहा था इंडिया, इन्होंने कहा वैक्सीन मत लगाना, नपुंसक हो जाओगे। जब इंडिया लड़ रहा था, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा था, तब ये कहते थे कि अरे सबूत दो, और ये बात करते हैं इंडिया जीतेगा। ये लो सर, एक छोटे इन्होंने, ये भाई साहब ने कहा था इंडिया हारता देखोगे। यही तो इनका मकसद है कि इंडिया हारता दिखे। कहां से आना हुआ? हम मां मुंडेश्वरी की धरती कैमूर भभुआ से मैं हूं।
तैमूर भगवा से है। जय हो माँ, जय हो माँ भगवती। सबको सद्बुद्धि आए और सारे लोग शांत, धैर्य और सब्र के साथ बातचीत करें। सब्र तो जानती है ना आप, है ना? नहीं, सब्र नहीं जानती। अच्छा, मैं एक सर कहना चाहता हूं बात। विपक्ष हमेशा आप लोग का न्यूज देखते हैं, नव भारत हुआ, आपका हुआ। मैं देखता हूं कि छाती पीटता है विपक्ष। लोकतंत्र की हत्या तो उसी दिन हो गई जिस दिन 13 वोट मिला था पटेल जी को और 1 वोट मिला था नेहरू जी को। दूसर की चीज, 1 मिनट, पहला प्रधानमंत्री तो बनना चाहिए था सुभाष चंद्र बोस को, कांग्रेस ले लिया। पटेल जी को बनना था, उसको भी ले लिए। बड़े दिन के बाद हम लोग का सौभाग्य हुआ कि मोदी जी बने। अगर मोदी जी को हम लोग हटा दिए तो फिर भारत किधरों का नहीं बनेगा, हम ये जानते हैं। ये समझ लीजिए कि कट्टर दुश्मन है एक दूसरे का, सांप, निबला और मेढक। आज मोदी का बाढ़ आया है, जो एक नाव पर खड़े हैं लोग, एक नाव पर चढ़े हुए हैं, नहीं तो एक दूसरे का कट्टर विरोधी हैं। कौन कौन विरोधी है बताओ? केजरीवाल जैसे कांग्रेस के विरोधी, ममता जी, कौन नहीं है? 55 को 35 को वहां मारे गए लोग, कोई एक दूसरे का बोलता है? क्या नाम हो गया आपका? मेरा चंद्रशेखर आजाद है सर। हमारे जितने शहीद होंगे। आपका नाम? चंद्रशेखर आजाद। मेरे 60 साल उम्र हुआ सर, ये तमाशा देखते हुए। सौभाग्य है कि मोदी, ये तमाशा तो अभी 8-10 साल पहले ही शुरू हुआ है। देखिए, आपका न्यूज सुनते हैं, लेकिन हमारे न्यूज कुछ नहीं, तमाशा है। सौभाग्य हुआ, तमाशा है। मोदी जी हमारे देश का प्रधानमंत्री हैं। सुभाष चंद्र पटेल जी के बाद हमारे मोदी जी हैं। जो पीढ़ी नहीं देगी, जो पीढ़ी नहीं समझेगी। क्या काम करते हैं आप? हम किसान हैं। किसान हैं। कै बीघा खेती? 15 एकड़ जमीन है मेरे पास। 15 एकड़ है। भगवा, ये आपने इधर जिला दम भगवा, हम लोग बॉर्डर पर हैं बनास के। परेशान ना होइएगा, चावल देख के आया हूँ, चावल बहुत बढ़िया होता है वहाँ पे। नंबर वन का चावल पैदा होता है। धान, चावल मतलब धान। गोविंद भोग सर, मोकरी का चावल पूरे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। जी, मैं बस टेस्ट कर रहा था। हाँ, आप बोलिए। भाई सर जी, बाढ़ की बात क्यों नहीं कर रहे? बाढ़ की बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ, मोदी जी बाढ़ को देखने क्यों नहीं जा रहे? मोदी जी बाढ़ को देखने क्यों नहीं जा रहे? लोग बाग पंजाब में इतनी बाढ़ आई हुई है, वहाँ क्यों नहीं जाते पंजाब? मोदी जी वहाँ क्यों नहीं जाते बाढ़ के देखने? जी, मैं 1 मिनट। अरे आइए, कहाँ कोने में बैठे? भट्ट जी कहाँ से आए? हल्द्वानी से। मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से हूँ जी। बोलिए भट्ट साहब। देखिए आ तो मोदी जी रहे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जनता बिल्कुल मोदी के साथ है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि देखिए गठबंधन पहले भी इस देश में बने। अटल बिहारी भाई देखिए, हल्ला मचाएंगे तो नहीं होगा। नहीं, अरे वो प्रोड्यूसर साहब जी, अटल जी ने 36 दलों की सरकार चलाई और जब देखिए इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो इंदिरा गांधी के खिलाफ भी विपक्ष एकजुट हुआ था, लेकिन इस तरीके से विपक्ष को देशद्रोही या इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं था। तो निश्चित रूप से जो राजनीति में जो बिल्कुल निचली जो गिरावट स्तर की राजनीति हो रही है, ये बड़ी दुखद है। और देखिए, राजनीति में सुचिता होती है, यदि कोई आपका विरोधी भी है तो उससे भी एक शालीनता से बात की जाती है। आज आप देश का माहौल देख रहे हैं, किस प्रकार का माहौल देश का हो गया, तो जो देश का माहौल है वो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन आना चाहिए। चावला साहब, नहीं चावला साहब, आपसे कैसे नहीं पूछेंगे, आगे आइए। यो वेलकम। झगड़ा नहीं, कुछ आप बोलेंगे। ये सब अपने भाई बिरादर है। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? उत्तराखंड में कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल से। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा जयकृत सिंह बिष्ट। बिष्ट साहब, कुछ कहना है आपको? कहना क्या जी, देखो मोदी जी का कोई 1 मिनट। हाँ जी, आई लव यू। क्या नाम है? सर नाम अवधेश है, यूपी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। सर कुछ ना किया मैं तो बस, भाई नौकरी दे दो बस। ठीक। क्या किया तुमने पढ़ाई लिखाई? ग्रेजुएशन कर रहा है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट, आरटीसी परेड दिल्ली में जो रिपब्लिक डे पे होती है। हाँ जी, 130 बंदे जाते हैं। तो नहीं, सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का। आ गया। सावधान, विश्राम। ना सी सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? चलो अच्छा, कोई बात नहीं। क्या करवाओगे गुरुजी, बताओ? नहीं करवाएंगे, कुछ नहीं करने वाले हम ही हैं। जी मतलब वैसा ही होता है सावधान विश्राम, उसको तो खुद नहीं आता है सावधान विश्राम करना। अरे भैया, यही तो मैंने कहा था, सावधान विश्राम कैसे होता है। और सी सर्टिफिकेट एनसीसी का मतलब होता है डिसिप्लिन। मैं अनिर्विषय अब आ रहा हूँ, बात कंप्लीट कर लें दीजिए। जी
नहीं, अगर एक बात तो मैं आपको बुरा बुरी नहीं लगेगी कोई बात। अगर आपको मौका नहीं देना बोलना नहीं तो मत बुलाया करिए शो में नंबर 1। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा शो ऐसा ही है, ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही चलेगा। मेरी बात सुनिए, आप मेहमान हैं, आपको पूरा, आपको मेरी बात सुनिए, आपको पूरा राइट है कहने का। जो वक्त मिला है उसमें बोलिए। आप एक आदमी को 20 बार बुलवा रहे हैं, एक ही भारतीय जनता पार्टी। 20 बार नहीं 40 बार बुलवाऊंगा। प्रवक्ताओं से आप बुलवा रहे हैं। बुलवाऊंगा। और एक बात और सुनिए, रुकिए, जब आया करिए तो अकेले आया करिए, फौज के साथ मत आया करिए। नहीं, ये जो बैठा के लाते हैं साथ में बैठाने वाले, अकेले आया करिए प्रवक्ता। अब चलिए बोलिए। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, बोलिए। इसमें जो बोला मैं फिर से कायम दोबारा बोल रहा हूँ। अच्छा, इनसे कहते आई लव यू। अब ये हंस के बोलो। बिल्कुल है। मेरा ये कहना है कि प्रतीक भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी वाले परिवारवाद की बात कर रहे थे। एक कहावत है, तुम खेलो तो टूर्नामेंट और हम खेलो तो गुल्ली डंडा। ये भाजपाई अजीत पवार से लेकर के वरुण गांधी तक अपने पास लेकर के बैठे हैं। अनुराग ठाकुर से लेकर पंकज सिंह तक इनके पास है, और ये भाजपाई परिवारवाद की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। आज भाजपाई विपक्ष का विरोध करते करते इंडिया से विरोध कर बैठे। एक इनका मुख्यमंत्री है, वो कह रहा है कि मैं अपना असम को भारत लिखूंगा, इंडिया नहीं लिखूंगा। आज सवाल एक तरफ एनडीए है, नेशनल धोखेबाज अलायंस, एक तरफ इंडिया है जो लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है, फंगी ढांचा बचाने की बात कर रही है। आज जितने 140 करोड़ लोग हैं वो महंगाई के खिलाफ इंडिया को वोट करेंगे, वो लोकतंत्र बचाने के खिलाफ इंडिया को वोट करेंगे, वो भारत के फंगी ढांचे को बचाने के लिए इंडिया को वोट करेंगे। और भाजपा जितनी ताकत है, मैं चुनौती देता हूं भाजपा के प्रवक्ता को, जितनी ताकत है लगा ले, इंडिया जीतेगा और ये तानाशाही हारेगा। चुपचाप बैठ जाओ, नहीं चुपचाप बैठो, ना भगा दूंगा शौक से। ये यहाँ पे शो होता है तुम्हारा, वो कबड्डी नहीं। चुपचाप बैठ जाओ, भगा दूंगा, जाओ बैठो आगे। और प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूं, मेरे शो का डिजाइन ऐसा ही है। आपने आना अभी शुरू किया है, आप समझ लीजिए। अच्छा लगे अगली बार आइएगा, बहुत अच्छा लगे तो बार बार आइएगा, और ना अच्छा लगे तब भी आइएगा। जी प्रतीक जी, इन्होंने परिवारवाद पे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, फिर भी बता देता हूँ। परिवारवाद पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि बच्चे के जन्म से पहले तय कर दिया जाता है। देखिए अजीत पवार क्या है, इधर आइए। जब ऐसा होता है तो 100 बार मौका दिया जाता है, यही लोकतंत्र है भैया जी का। दूसरी बात, मैं परिवारवाद पे बता देता हूँ, जब बच्चे के जन्म लेने से पहले तय कर दिया जाता है कि कुर्सी ये है। नहीं, मैं फिर बोलूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा कि आप प्रवक्ता बोल रहे हैं। जी, अजीत पवार पे बात कर रहे हैं, अजीत पवार को बुला के क्या भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया है क्या? भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी से मैं यह पूछना चाहता हूं, ये बात अगर व्यक्तिगत आरोप पे करेंगे, मैं तो व्यक्तिगत टिप्पणी से पूछता हूं, आपको मुख्यमंत्री घुइयां चना बेचने के लिए नहीं बनाया था, बाढ़ संभालिए प्रधानमंत्री का। प्रतीक जी, एनडीए का मतलब है गोडसे और इंडिया का मतलब है गांधी। एनडीए का मतलब है धार्मिक है सहिष्णुता और इंडिया का मतलब है संविधान। एनडीए का मतलब है नफरत और इंडिया का मतलब है मोहब्बत। और भारत इंडिया के साथ है, एनडीए के साथ नहीं है। नहीं, मैं अभी ये कह रहे थे कि अजीत पवार का अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बात कर दिया, बना दिया। हम लोग इंक्लूसिव इंडिया की बात करते हैं, इन लोग एक्सक्लूसिव इंडिया की बात करते हैं। ये भारत को जोड़ने की बात करते हैं, ये भारत को तोड़ने की बात करते हैं, लोग भारत जोड़ने की बात। मैंने पहले ही क्या था, इनका इंक्लूसिव कुछ ऐसा है कि जोधपुर में महिला का बलात्कार होता है, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं किस विचारधारा से हो। तुष्टिकरण की परिभाषा है कांग्रेस। और देखिए, और दूसरी बात मैं कहता हूँ, यूपीए मतलब तुष्टिकरण, भाजपा मतलब लोकतंत्र। समय बचा हुआ प्रतीक जी? है अभी है। नहीं है साहब, है। आज आपको मैं गलत प्रूव करना चाहूंगा। नहीं, सुनिए आप, बोलिए। क्योंकि आपको ये लगा कि मतलब जो मेरे बोलने से डिबेट खत्म हो रही है, तो आपका गलत आकलन था। जो वैचारिक पक्ष रखने का आपने समय नहीं दिया। जो बोलिए, आम देशवासी की पीड़ा ये है कि आज ये समय आ गया है कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल जो चुनाव जीतने के लिए क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आज आप? आज राजनीतिक दल जो है चुनाव जीतने के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल करेंगे क्या? कल को अगर चाहे कांग्रेस लेड गवर्नमेंट जीती है या भाजपा लेड गठबंधन जीते है, तो देश के नाम को क्या ठेस नहीं पहुंचेगी? मेरा जो पक्ष है ये है
तो इस पर इनको विचार करने की आवश्यकता जी, है। आराम से भारतीय जनता पार्टी कोई सवाल नहीं, किसी से कोई सवाल नहीं, किसी से कोई सवाल नहीं। पहले विस्तार तो फिर इसके बाद। हाँ, देखो जी, ये जो चर्चाएं हैं ये तो जीवन में चलती रह गई। महंगाई कोई नहीं रोक सकता। 60 साल उम्र मेरी भी हो गई और मैं महंगाई चाहे वो कितना भी दावा करे, लेकिन जो स्थिति आज देश की है वो पहले कभी नहीं रही। और मोदी जी का आज आपने अगर जलवा देखना, हर क्षेत्र में देखना, मैं फौजी आदमी भी हूँ, यहाँ एक